Yes, very good evening to everyone, my dear students. Very good evening to all of you. So, uh, let me do a slight recap. तो कल हमने स्टार्ट करा था अमेंडमेंट से, राइट? ओके, अमेंडमेंट इज गिवन अंडर आर्टिकल 368. अब 368 में दो क्लॉजेज हैं, क्लॉज 1 एंड क्लॉज 2. क्लॉज 1 में इट इज रिटन पावर, राइट? पावर दे रखी है वहां पर, किसकी? पार्लियामेंट की पावर है कि वो चाहे तो एनी ऑफ द प्रोविजन कंटेन इन द कॉन्स्टिट्यूशन को अमेंड कर सकता है, नॉट विथ स्टैंडिंग एनीथिंग, राइट? तो वहां पे दे रखी है पावर, और ये जो वर्ड पावर है दैट वाज एडेड बाय विच अमेंडमेंट? राइट इट ऑन फास्ट, देखते हैं आपको याद है या नहीं. शैली, रूपल, ओके. व्हाट अबाउट अदर्स? प्रिया, ओके. Everyone do write your answers. Natisha, Natisha has written the year as well. Okay. So that is 24th amendment. Okay. 24th amendment. Okay. Very good. Mansi, absolutely correct. और whereas सब रूल, इसका जो सब क्लॉज 2 है, वहां पे दे रखा है प्रोसीजर. अब प्रोसीजर में क्या है? वहां पे भी दो चीजें हैं. इफ इट इज नॉर्मल, वहां पे प्रोवाइजो के लिए अलग है और दूसरे के लिए अलग है. तो प्रोसीजर में क्या है कि एब्सोल्यूट मेजॉरिटी प्लस स्पेशल मेजॉरिटी प्लस प्रेसिडेंट का एसेंट. ओके, तब हम बोलेंगे क्या कि वो अमेंडमेंट हो चुका है. बट इफ इट इज अ केस ऑफ प्रोवाइजो, इफ इट इज अ केस ऑफ प्रोवाइजो, तो प्रोवाइजो में एब्सोल्यूट प्लस स्पेशल प्लस हाफ half of states ratifying it plus assent of president. तो प्रोवाइजो में कुछ ऐसे आर्टिकल्स हैं जहां पर हाफ ऑफ द स्टेट्स का रेटिफिकेशन जरूरी है. ठीक है, इज इट क्लियर? सो दिस वी हैव डिस्कस्ड अमेंडमेंट, राइट? उसके बाद वी हैव स्टार्टेड डिस्कसिंग दैट द डेवलपमेंट केस, कि पहले आया था बिहार लैंड रिफॉर्म एक्ट. दैट वाज द फर्स्ट एक्ट, बिहार लैंड रिफॉर्म एक्ट, बाय विच the government started acquiring the land of the kings, zamindars and the princely states के जो प्रिंस वगैरह थे उन सब के. ठीक है, राइट? तो why they started acquiring? Why? Because the government has to do the welfare of the society. welfare of the society के लिए गवर्नमेंट को लैंड चाहिए थी, और लैंड जमींदारों के पास थी जो कि वेस्ट हो रही थी. तो the government has passed the Bihar Land Reform Act, but that was challenged in the Patna High Court, in which case Kameshwar Prasad Singh versus State of Bihar. Okay, on which ground? That it is violative of Article 19 Clause 1 Subclause F, that says that the right to property is a fundamental right, and read with Article 13 Clause 2. 13 Clause 2 says what? That the state shall not make any law which violates the fundamental rights of the individual. So therefore, the king has challenged this on this ground, and the Honorable High Court of Patna has declared it unconstitutional. Right? Has declared it unconstitutional. उसके बाद फिर यही था लास्ट, या इसके बाद और मैंने कुछ बताया था? Tell me. So it was held unconstitutional, right? तो बाद में फिर कॉन्स्टिट्यूशन में एक फर्स्ट अमेंडमेंट हुआ. लेटर ऑन अगेन देयर वाज अ फर्स्ट अमेंडमेंट एक्ट बाय व्हिच दे हैव एडेड आर्टिकल 31A, आर्टिकल 31B एंड 9th शेड्यूल. ये भी मैंने आपको बताया था, है ना? आई बिलीव ये एक लास्ट पार्ट था. यस और नो?
अच्छा, मैंने डिक्टेट भी करवाया था क्या? जस्ट अ मिनट, लेट मी पॉज दिस. Alright, so I have introduced you yesterday Article 31A, 31B and ninth schedule. राइट? मैंने आपको बोला था कि ये फर्स्ट अमेंडमेंट एक्ट से आया था. इट वॉज क्रिएटेड बाय फर्स्ट अमेंडमेंट एक्ट. ओके. और यहां पर बोला गया, क्या बोला गया, कि जो भी लैंड एक्वायर करते हैं और वो लैंड एक्वायर करते हैं फॉर द पर्पस ऑफ बेनिफिट ऑफ द सोसाइटी, तो इट विल नॉट बी a violation of article 13 and not the violation of article 19 as well. Okay, is it clear? तो एक पॉइंट लिखो कि वो जो प्रॉब्लम थी, राइट डाउन, टू डू अवे with the problem, to do away with the problem of article 13 clause 2 and article 19 clause 1 subclause f, the parliament came up, the parliament came up with first amendment act, with first amendment act, and added 31A, article 31A and article 31B, read with ninth schedule, read with ninth schedule. Okay, both of these articles, both of these articles are saving clause. ओके, राइट. तो सेविंग क्लॉज का क्या मतलब है? सेविंग क्लॉज का मतलब है कि ये सेव्ड है, इसमें जो लिखा है यही प्रिवेल होगा. ओके, इज इट क्लियर? लेट मी अगेन टेक यू फर्दर. तो यहां पर ये है कि अगर कोई भी लैंड रिफॉर्म आता है, राइट, इफ देर इज एनी लैंड रिफॉर्म, so that land reform will not be a violative of article 13 clause 2 and 19 clause 1 subclause f. right, is it clear? तो इस amendment के द्वारा the government started again acquiring the land of the people. right, is it clear? तो इस amendment की वजह से गवर्नमेंट ने क्या करा? गवर्नमेंट started again acquiring the land of the people, majorly from the kings. तो किंग्स ने दोबारा चैलेंज कर लिया. राइट, किंग ने दोबारा चैलेंज करा. तो यहां पे एक और पॉइंट लिखो, आर्टिकल 31 क्लॉज बी, एनी लॉ, डैश करके लिखना, एनी लॉ पुट अंडर ninth schedule, that law will be out of, that law will be out of scope of judicial review. तो इन्होंने क्या करा, दैट इन्होंने ये बोला कि आर्टिकल 31 बी में ये बोला कि कोई भी अगर लॉ बनाता है और वो लॉ नाइन्थ शेड्यूल में डाल देते हो, तो दैट लॉ विल बी आउट ऑफ द जुडिशियल रिव्यू. उस लॉ का जुडिशियल रिव्यू भी नहीं हो सकता. राइट, तो अगेन यहां पर किंग्स परेशान हो गए. किंग्स बोलते यार ये तो गलत बात है, हमारी प्रॉपर्टी तो ये हड़प रहे हैं. राइट, और ऑन द अदर हैंड द गवर्नमेंट सेज कि भाई अगर हम प्रॉपर्टी नहीं लेंगे तो फिर हम डेवलपमेंट नहीं कर पाएंगे, इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं बना पाएंगे, रेल्स नहीं बन पाएंगी, रोड्स नहीं बन पाएंगी. राइट, so therefore the land which we require, that land is for development purposes. right, is it clear? तो ये अगेन द दिस
क्या नाम है, kings have challenged this again. The first amendment act was challenged in the case of Shankari Prasad. Write down Shankari Prasad Singh Dio versus Union of India. That was 1951 Supreme Court. It was five judges bench, delivered by P. Sastry, justice. Okay, right. तो यहाँ पर इशू ये रेज हुआ कि भाई नो लॉ शैल बी मेड टू टेक माय फंडामेंटल राइट। तो ये किंग्स का कहना था कि स्टेट कोई सा भी ऐसा लॉ नहीं बना सकती जिससे मेरे फंडामेंटल राइट्स वायलेट हो। और ये जो आप लेकर आए हो आर्टिकल 31A 31B 9 शेड्यूल, ये ग्रॉस वायलेशन है मेरे आर्टिकल 19(1)(f) का और सेक्शन आर्टिकल 13 क्लॉज 2 का। सो देयरफॉर ये जो फर्स्ट अमेंडमेंट एक्ट है शैल बी डिक्लेयर्ड अनकॉन्स्टिट्यूशनल। राइट, इज इट क्लियर? तो यहां पर इन्होंने बोला कि ये वाला अनकॉन्स्टिट्यूशनल डिक्लेयर होना चाहिए। तो व्हाट डू यू थिंक कि क्या इसको अनकॉन्स्टिट्यूशनल डिक्लेयर कर देना चाहिए या नहीं करना चाहिए? बताओ। क्यों? ओके, यस, ऑनलाइन स्टूडेंट, व्हाट डू यू थिंक? अब देखो मैं आपको बताता हूँ, मैं समझ गया आपको आता है। यहाँ पर अनकॉन्स्टिट्यूशनल अगर उसको डिक्लेयर कर देते तो डेवलपमेंट नहीं हो पाती। राइट, ओके। तो अगर हम यहाँ पे अनकॉन्स्टिट्यूशनल उसको डिक्लेयर कर देते तो डेवलपमेंट नहीं हो पाती, और डेवलपमेंट नहीं हो पाती तो आज भी हम लैंटर्न और इनकी लाइट में पढ़ रहे होते, ज्यादा कुछ नहीं कर पा रहे होते। राइट, वी विल बी कॉल्ड एज अ स्नेक वाला, वो क्या नाम है, हम आज भी सांपों का देश कहलाते। सांपों का देश नहीं, वो क्या बोलते हैं, स्नेक। एक लाइन मारी थी ना वो मूवी में कि हम स्नेक पालते हैं, ऐसा कुछ। एनीवेज, लीव इट। तो अगर हम इसको अनकॉन्स्टिट्यूशनल डिक्लेयर कर देते तो डेवलपमेंट नहीं हो पाती। राइट, तो यहां पर माइंडेड देखो, ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा। यहां पर ये बोला कि ये जो अमेंडमेंट एक्ट है, ये जो अमेंडमेंट लॉ है, ये कोई ऑर्डिनरी लॉ नहीं है, ये ऑर्डिनरी लॉ से ऊपर है, बढ़कर है। तो क्योंकि ये ऑर्डिनरी लॉ से बढ़कर है तो इस पे आर्टिकल 13 क्लॉज 2 नहीं लगेगा। देखो क्या रीजन दिया, आपको ये रीजन समझ में आया? मैं दोबारा से बोलता हूं। यहां पर सुप्रीम कोर्ट ने ये बोला दैट द लॉ ऑफ अमेंडमेंट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन ये एक ऑर्डिनरी लॉ नहीं है, रादर ये सुपीरियर लॉ है, जो दूसरे लॉज हैं उससे सुपीरियर है। तो फिर ये क्योंकि ये सुपीरियर है, इस पे आर्टिकल 13 क्लॉज 2 नहीं लगेगा। समझ में आया? क्योंकि अगर वो 13 क्लॉज 2 लगा देते तो फिर वो अनकॉन्स्टिट्यूशनल डिक्लेयर हो जाता ना। तो उसको अनकॉन्स्टिट्यूशनल डिक्लेयर तो नहीं करना हमें, तो उनको ये बोलना पड़ा कि ये जो अमेंडमेंट वाला जो लॉ है ये सुपीरियर लॉ है। ये समझ में आया आपको? टेल मी। मानसी ठीक है? व्हाट अबाउट अदर्स? अमित ठीक है? शैली, प्रिया, सलोनी ठीक है? तो इसको लिख लो, राइट डाउन। द कोर्ट इन दिस केस, द कोर्ट इन दिस केस held that held that the law of amendment the law of amendment of constitution is not an ordinary law, is not an ordinary law for the purpose for the purpose of article 13
clause 2, comma, rather amendment of constitution, rather amendment of constitution is a superior law, is a superior law, and hence the first amendment, and hence the first amendment would not fall, would not fall under article 13 clause 2, and therefore, and therefore the first amendment act is not unconstitutional, is not unconstitutional. ओके, इज इट क्लियर? तो ये बात सुन के फिर वो परेशान हो गए, क्या नाम है, किंग्स, राइट। किंग्स ने बोला यार ये तो हमारी सुन ही नहीं रहे हैं, ये तो जबरदस्ती क्या करे जा रहे हैं, लैंड ले जा रहे हैं। और इन अ मीन टाइम हुआ क्या कि गवर्नमेंट एक 17th अमेंडमेंट एक्ट पास करा, राइट। गवर्नमेंट ने गवर्नमेंट ने 17th अमेंडमेंट एक्ट पास करा, और इस 17th अमेंडमेंट एक्ट से दे हैव एडेड 44 लैंड रिफॉर्म्स या लैंड रिफॉर्म एक्ट, 44 लैंड रिफॉर्म एक्ट, एंड दैट वाज एडेड इन द 9th शेड्यूल। जस्ट इमेजिन। और ये कब तक चलता रहा? ये 1964 तक चलता रहा, राइट। ओके, ये 1964 तक ये सारी चीजें चलती रही। क्या चीजें चलती रही? लैंड इक्विजिशन। क्यों? क्योंकि वो 17th अमेंडमेंट एक्ट लेकर आ गए थे, और 17th अमेंडमेंट एक्ट जब लेकर आए तो दे हैव एडेड 44 न्यू लैंड रिफॉर्म्स एक्ट इन द 9th शेड्यूल, जिसकी वजह से जो भी वो लॉ लेकर आते वो लॉ चैलेंज ही नहीं हो सकता था। क्यों? क्योंकि 9th शेड्यूल ऐसा है। 9th शेड्यूल क्या है कि उसका वो नहीं हो सकता, जुडिशियल रिव्यू, राइट। तो प्रॉब्लम आई। तो ये 1951 से 1964 तक ये सब चीजें चलती रही। ओके, इज इट क्लियर? टेल मी। तो बाद में ने आपको अभी कौन सा केस लॉ लिखवाया? शंकरी। अब शंकरी के बाद एक और केस लॉ आया, दैट वाज सज्जन सिंह वर्सेस स्टेट ऑफ राजस्थान। आपने सुना है इस केस लॉ के बारे में? सुना होगा, सज्जन सिंह वर्सेस स्टेट ऑफ राजस्थान, that was 1964 Supreme. That was again 5 judges bench. That was 5 judges bench delivered by Gajendra Gadkar, Justice. Okay, delivered by Gajendra Gadkar. अब देखो हुआ क्या, यहां पर सेम वही चीज चैलेंज करा इन्होंने, राइट। दे हैव चैलेंज और बोला कि ये जो 17th अमेंडमेंट एक्ट है ये भी अनकॉन्स्टिट्यूशनल है। क्यों अनकॉन्स्टिट्यूशनल है? क्यों? क्योंकि हमारा आर्टिकल 13 क्लॉज 2 वो कहता है कि कोई भी स्टेट ऐसा लॉ नहीं बना सकता जो हमारे फंडामेंटल राइट को वायलेट करे। और मेरा फंडामेंटल राइट कौन सा है? राइट टू प्रॉपर्टी। तो ये भी गलत है, तो ये भी चैलेंज कर दिया। तो यहां पर सज्जन सिंह में भी यही बोला। क्या बोला? कि जो अमेंडमेंट लॉ है ये सुपीरियर लॉ है, ये ऑर्डिनरी लॉ नहीं है, इसलिए इसको आप चैलेंज ही नहीं कर सकते। ये 13 क्लॉज 2 पे नहीं आएगा। समझ में आया आपको ये चीज?
तो सुप्रीम कोर्ट मानने को रेडी नहीं था। सुप्रीम कोर्ट का थिंकिंग देखो क्या था। सुप्रीम कोर्ट का उस टाइम पे थिंकिंग ये थी कि भाई डेवलपमेंट करना है तो किसी भी तरह कोई भी जजमेंट पास करो। यहां तक क्लियर है? टेल मी। सलोनी ठीक है, शैली ठीक है, अमित ठीक है, व्हाट अबाउट अदर्स? रूपल ठीक है, राखी ठीक है, तृप्ति ठीक है, शैली ठीक है, मानसी ठीक है। ओके, गुड, वेरी वेरी गुड। तो इसको एक पॉइंट लिखो यहाँ पे। द कोर्ट हेल्ड दैट the court held that the law of amendment is a superior to an ordinary legislation, is superior to an ordinary legislation, and it does not fall and it fall does not fall under article 13 clause 2. Hence the 17th amendment hence the 17th amendment is not unconstitutional. ठीक है, इज इट क्लियर? अब देखो हुआ क्या। नेक्स्ट नेक्स्ट व्हाट हैपेंड। तो अभी जो किंग्स थे वो तो थे ही परेशान, राइट? उनकी तो जमीनें हड़प रही थी गवर्नमेंट, और कॉम्पनसेशन भी, एक मिनट मैं इसको चार्जिंग पे लगा दूं। हाँ, और कॉम्पनसेशन भी ढंग से नहीं दे रहे थे, राइट? तो अगेन दैट वाज चैलेंज इन 1967। एक जजमेंट आया, गोलकनाथ वर्सेस स्टेट ऑफ पंजाब। आपने सुना है ये केस लॉ? सुना है ये वाला गोलकनाथ? हैव यू हर्ड अबाउट दिस केस लॉ बिफोर? आई बिलीव सुना होगा आपने, है ना? तो गोलकनाथ का केस लॉ लिखो, साइटेशन सी गोलकनाथ वर्सेस स्टेट ऑफ पंजाब 1967 सुप्रीम कोर्ट। दैट वाज डिलीवर्ड ऑन 27th of February 1967। तो डेट याद रखना इसकी स्पेशली। ओके, दिस वाज 11 जजेस बेंच। ये 11 जजेस बेंच था। ओके, एंड दैट वाज 6:5 ratio, and it was delivered by Chief Justice Subba Rao. Subba Rao CJ, Chief Justice of India। ओके, अब देखो यहाँ पे क्या बोला। लिख लिया आपने ये साइटेशन इसकी? लिख लिया आपने साइटेशन? ठीक है। अब देखो यहाँ पे ये बोला कि ये जो आप कह रहे हो, क्या नाम है, अमेंडमेंट लॉ ये सुपीरियर है और दूसरे लॉ इंफीरियर है, ऐसा कुछ नहीं है। कोई लॉ किसी और के ऊपर सुपीरियर नहीं है, राइट? ये जो अमेंडमेंट लॉ है, इट इज नॉट सुपीरियर देन आर्टिकल 13 clause 2। तो ये अमेंडमेंट लॉ गलत है। जो गवर्नमेंट है, जो स्टेट है, वो कोई सा भी ऐसा लॉ नहीं बना सकता विच व्हाट एब्रोगेट्स या फिर वायलेट्स द फंडामेंटल राइट्स ऑफ अ पीपल। तो यहां पर इस गोलकनाथ जजमेंट ने क्या करा? आर्टिकल 31A, 31B, शेड्यूल 7, शेड्यूल 9 और 17th अमेंडमेंट, इन सब को अनकॉन्स्टिट्यूशनल डिक्लेयर कर दिया। मजे की बात। फिर आगे और प्रॉब्लम हुई। तो इसको लिखो, पहले इसको लिखो। यहाँ पे बोला गया दैट दे हेल्ड दैट
they held that amendment is also law with Article 13 clause 2 with Article 13 clause 2. They held that amendment is also a law with Article 13 clause 2 and Article 19 clause 1 subclause F. Hence, by amendment also, hence by amendment also, hence by amendment also, fundamental right cannot be restricted or taken away or abridged or abridged. Accordingly, Article 31A, Article 31B, ninth schedule and 17th Amendment Act, they are all unconstitutional. They are all unconstitutional. ठीक है, तो इन्होंने अनकॉन्स्टिट्यूशनल तो डिक्लेयर कर दिया. अब देखो अब प्रॉब्लम कहां आई. जस्ट अ मिनट. कहां आई? अब इन्होंने बोला कि भाई ये अनकॉन्स्टिट्यूशनल है, बट वो लैंड का क्या जो गवर्नमेंट ने 1951 से 64 67 तक एक्वायर करी, जिसपे जमीनें बना दी, इंफ्रास्ट्रक्चर खड़ा कर दिया, रोड बना दी, उसका क्या क्या वो वापस देनी पड़ेगी? टेल मी. जिसकी थी क्या उसको देनी पड़ेगी वापस? टेल मी. क्या ये संभव है वापस देना? अब कहां से संभव है? अब तो वो मैंने जमीनें बना दी, प्लॉट बना दिए, लोगों को घर दे दिए, अब कहां से दूंगा मैं? नहीं दे सकता. तो यहाँ पे रेट्रोस्पेक्टिव इफेक्ट नहीं दे सकते थे आप, क्योंकि रेट्रोस्पेक्टिव इफेक्ट अगर आप देते तो आपको जमीन लौटानी पड़ती. बट उस पे तो घर बना दिए, रोड बना दिया, खेती कर रहे हैं, उस पे इंफ्रास्ट्रक्चर खड़ा कर दिया, इंडस्ट्री बना दी. सो देयरफॉर यहाँ रेट्रोस्पेक्टिव इफेक्ट देना नहीं हुआ. बट यहां पर ये बोला गया कि जिस दिन जजमेंट पास हुई है उस दिन से आगे के लिए ये आर्टिकल 31A 31B, नाइन्थ शेड्यूल, अमेंडमेंट 17, ये सब अनकॉन्स्टिट्यूशनल है. तो ये प्रोस्पेक्टिव इन नेचर है, रेट्रोस्पेक्टिव नहीं है. तो इन्होंने ओवरराइड तो करा पुरानी और जजमेंट्स को, बट उसको अनकॉन्स्टिट्यूशनल डिक्लेयर नहीं करा. क्योंकि अगर उसको अनकॉन्स्टिट्यूशनल डिक्लेयर कर देते उस जजमेंट को, सज्जन वाला हो गया, शंकरी प्रसाद हो गया, राइट, तो फिर प्रॉब्लम कहां आती कि आपको जजमेंट वो लैंड देनी पड़ जाती ना. इज इट क्लियर? तो इन्होंने क्या करा, ये प्रोस्पेक्टिव इन नेचर रखा, रेट्रोस्पेक्टिव नहीं रखा, मतलब पिछली डेट से इसको लागू नहीं करा. ये जो अनकॉन्स्टिट्यूशनल है 31A 31B और 9 शेड्यूल, ये आगे की डेट के लिए है, पिछली डेट के लिए नहीं है. समझ में आया? शाहरुख ठीक है. व्हाट अबाउट ओवर हियर? मानसी ठीक है, राखी ठीक है, शैली ठीक है, सलोनी ठीक है, रूपल ठीक है, अमित ठीक है, प्रिया ठीक है, तृप्ति ठीक है. वेरी गुड, एक्सीलेंट. तो इसको भी लिख लो माय डियर स्टूडेंट्स. काइंडली राइट डाउन दिस पॉइंट ऑल्सो. द डॉक्ट्राइन ऑफ प्रोस्पेक्टिव, द डॉक्ट्राइन ऑफ प्रोस्पेक्टिव ओवर रूलिंग came up for the first time, came up for the came up for the first time as these articles
as these articles will become unconstitutional from today and from today only, and the previous judgment and the previous judgment will remain constitutional, will remain constitutional, राइट। क्योंकि अगर प्रीवियस जजमेंट को वो अनकॉन्स्टिट्यूशनल डिक्लेयर कर देता तो आपको जमीनें लौटानी पड़ जाती ना। तो इसलिए बोला कि नहीं, प्रीवियस जजमेंट कॉन्स्टिट्यूशनल है, बट हम उसको ओवरराइड कर रहे हैं कि आज से कोई भी जमीन आपकी नहीं ली जाएगी। जो आर्टिकल 31A है, 31B है, 9 शेड्यूल है, 17 अमेंडमेंट एक्ट है, ये सब अनकॉन्स्टिट्यूशनल है आज से और आगे के लिए, पीछे के लिए नहीं। ठीक है, तो राइट डाउन, टू अवॉइड ग्रेव कॉन्सिक्वेंसेस, to avoid grave consequences of retrospective overruling, of retrospective overruling, overruling, the court gave, the court gave the doctrine of prospective ruling. The court gave the doctrine of prospective and declare that and declare that first and 17th amendment will be unconstitutional, as well as the Shankari Prasad, and the Sajjan Singh judgment are overruled from the date of Golaknath judgment, from the date of Golaknath judgment, that is 27th February 1967। मैंने ऊपर 27 फरवरी लिखा है ना, या 7 फरवरी लिखा हुआ है ऊपर, तो मैंने लिखा है 27 फरवरी ना, हाँ ठीक है, ओके। तो यहां तक समझ में आया। तो यहाँ पे तो हमने क्या करा, इसको अनकॉन्स्टिट्यूशनल डिक्लेयर कर दिया, राइट। और अभी मैं उस पर नहीं आ रहा हूँ कि इसको क्या नाम है, फंडामेंटल राइट जो है, राइट टू प्रॉपर्टी, इसको हमने कब अमेंड करा, ये मैं बाद में आऊंगा। अभी अगेन आई विल कम टू द पॉइंट, दैट इज अमेंडमेंट। ठीक है, तो 1967 तक या उससे पहले, या मुझे एक चीज बताओ, दिस 1971 में अमेंडमेंट आया था ना, 24th अमेंडमेंट, by which we have added the word power in article 368, है ना। 1971 में आया था, yes, if I'm able to remember, 1971 में पावर ऐड करा गया था, राइट। द वर्ड पावर वाज एडेड इन आर्टिकल
368, बट उससे पहले, बिफोर दैट उससे पहले इट वॉज ओनली अ प्रोसीजर, राइट? बिफोर दैट इट वॉज ओनली अ प्रोसीजर, इट वॉज ओनली अ प्रोसीजर। क्या प्रोसीजर? आर्टिकल 368 में सिर्फ प्रोसीजर था। क्या प्रोसीजर था? कि आप चाहो तो आप जो है इसको ऐसे ऐसे अमेंड कर सकते हो, बट देयर वाज नो पावर टू अमेंड, राइट? तो अगर आर्टिकल 368 में उस वक्त पावर नहीं थी, 368 में, तो क्वेश्चन उठता है कि पावर फिर कोर्ट के पास या पार्लियामेंट के पास कौन से आर्टिकल में थी अमेंड करने की, लॉज बनाने की? So court asked that where are the amending powers conferred to the constitution, to the parliament in constitution? तो यही क्वेश्चन उठा कि भाई पहले तो 368 में, 1971 से पहले तो सिर्फ प्रोसीजर ही था ना। आप कह रहे हो कि पावर है हमारे पास, हम चेंज कर सकते हैं। तो क्वेश्चन उठा कि कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर कोर्ट के, पार्लियामेंट के पास पावर है कहाँ? So the court asked that where the amending power is conferred to the parliament. तो आप बताओ कहाँ है पावर? पढ़ा ना आपने अपने एलएलबी में कॉन्स्टिट्यूशन? मेरा क्वेश्चन समझ गए? पहले तो मुझे इसका जवाब दो कि मेरा क्वेश्चन समझ गए। इफ यस गिव मी अ थम्स अप। ओके, सिर्फ अमित समझे मेरा क्वेश्चन। वेरी गुड अमित। मैं दोबारा से पूछता हूं अपना क्वेश्चन, ठीक है? आई विल अगेन आस्क माय क्वेश्चन। माय क्वेश्चन इज, क्वेश्चन ये उठा कि आप कह रहे हो कि भाई आप, पार्लियामेंट अमेंड करता है, ठीक है? तो कोर्ट ने क्वेश्चन रेज करा कि भाई ये अमेंडिंग पावर आपको किसने दी? कॉन्स्टिट्यूशन ने दी या खुद से लेकर आए हो? क्योंकि 1971 से पहले पावर तो थी नहीं आपके पास। तो ये क्वेश्चन उठा कि ये जो आप अमेंडमेंट कर रहे हो, आपको किसने बोला अमेंडमेंट करने के लिए, और कहां पे दे रखा है कि आप अमेंडमेंट या लॉज बना सकते हो? वेरी गुड नतीशा। नतीशा कह रही है सर अमेंडमेंट का तो नॉट श्योर, बट लॉ मेकिंग का जो पावर है वो आर्टिकल 245 में दे रखा है। वेरी गुड मिस नतीशा, एब्सोल्युटली करेक्ट। तो यहाँ पे दे हैव सेड कि भाई हमने सारे आर्टिकल्स छान मारे कॉन्स्टिट्यूशन के, कहीं पर भी पावर नहीं दे रखी। बट कुछ ऐसे आर्टिकल्स हैं जहां पर लेजिस्लेचर के पास एक दो पावर है, किस चीज की, कि वो लॉज बना सकते हैं। जैसे कि आर्टिकल आर्टिकल 245। आर्टिकल 245 क्या कहता है? एक बार निकाल लो आर्टिकल 245, देखो। दिस इज आर्टिकल, लेट मी चेक, 215, 245। Here it is. So it says extent of laws made by parliament and by legislature of the states। तो कह रहा है सब्जेक्ट टू द प्रोविजंस ऑफ दिस कॉन्स्टिट्यूशन, पार्लियामेंट में make laws for the whole or any part of the territory of India, and the legislature of state may make laws for the whole or any part of the state। ओके, तो यहां पे उन्होंने बोला कि भाई 245 के पास हमारे पास पावर है, तो हम लॉज बना सकते हैं, राइट? ओके, और दिस आर्टिकल 245 shall be read with सेवेंथ शेड्यूल। बोला गया कि भाई 245 को आप सेवेंथ शेड्यूल के साथ पढ़ोगे तो आप उसमें जो गिवन सब्जेक्ट्स हैं उस पे हम लॉ बना सकते हैं, राइट? क्योंकि वहां सेवेंथ शेड्यूल में तीन लिस्ट दे रखी है। एक है यूनियन की लिस्ट, एक है स्टेट लिस्ट,
और एक है कॉन्करेंट लिस्ट, राइट। तो यहाँ पे उन्होंने बोला दैट द अमेंडिंग पावर, अमेंडिंग नहीं, यहाँ पे बोला दैट द लॉ मेकिंग पावर इज गिवन अंडर आर्टिकल 245 रेड विद 7 शेड्यूल, कि मैं लॉ ऐसे बना सकते हैं और प्रोसीजर वहां दे रखा है, राइट। इज इट क्लियर? तो कोर्ट ने बोला कि आप यूनियन का आर्टिकल नंबर 97 देखोगे, राइट, लिस्ट नंबर एंट्री नंबर 97 देखोगे, वहां पे रेजिडुअरी लिखा हुआ है। वो रेजिडुअरी है, रेजिडुअरी मतलब इसके अलावा कोई चीज बची भी है तो वो इस पे आ जाता है, राइट। इज इट क्लियर my dear students? So they have said that the power to amend the constitution is nowhere but the the क्या नाम है, parliament has the power to make laws with respect to article 245 with read with 7th schedule। यहां तक समझ में आया? टेल मी, यस और नो। मानसी ठीक है, सलोनी ठीक है, व्हाट अबाउट अदर्स? शैली ठीक है, एंड प्रिया ठीक है, चिराग ठीक है, तृप्ति ठीक है, राखी ठीक है, नतीशा, अमित ठीक है। सो यहाँ पे दे हैव कंक्लूड दैट दे हैव द पावर टू अमेंड, राइट, द पार्लियामेंट हैज द पावर टू अमेंड विद पावर का है 245 रेड विद 7th शेड्यूल, राइट। ओके, तो दिस शैल बी रेड विद 368, क्योंकि 368 में उस टाइम पे सिर्फ प्रोसीजर दे रखा था, राइट। ओके, तो यहां पर बोला गया कि भाई हमारे पास पावर है, हम कुछ भी बना सकते हैं, और हमें क्योंकि डेवलपमेंट करनी है तो हम ये ऐसे लैंड एक्वायरिंग वाले लॉ बनाएंगे, राइट। बट दिस वाज आल्सो चैलेंज्ड। जब ये इन्होंने बोला कि भाई हमारे पास पावर है, कहां से पावर है, 245 में पावर है कि हम ऐसा लॉ बनाएंगे जिससे वेलफेयर हो सके, राइट। क्योंकि अगर हमने ये लॉ नहीं बनाया तो जो जमींदार है, जो किंग है, वो अपने पास प्रॉपर्टी रखे रहेंगे, वो प्रॉपर्टी वो वेस्ट हो जाएगी, राइट, वो यूटिलाइज नहीं होगी। तो इन्होंने बोला नहीं जी हमारे पास पावर है। बट यहाँ पे एक और इंटरप्रिटेशन है कि 245 में लिखा हुआ है, देखो क्या लिखा हुआ है 245 में, दैट सब्जेक्ट टू द प्रोविजंस कंटेन, ऐसा लिखा ना, सब्जेक्ट टू द प्रोविजंस ऑफ दिस कॉन्स्टिट्यूशन द पार्लियामेंट में मेक लॉज फॉर द होल और एनी पार्ट ऑफ द टेरिटरी ऑफ इंडिया, कि पार्लियामेंट चाहे तो लॉ बना सकता है, बट दैट इज ऑल्सो सब्जेक्ट टू द प्रोविजंस ओवर हियर, कि जो यहाँ पे प्रोविजंस दे रखे हैं उसको आप वायलेट नहीं कर सकते। तो देयरफॉर हेंस यहां पर आपकी जो पावर है वो भी ज्यादा यूटिलाइज नहीं हो पाएगी। तो ये एक अनकॉन्स्टिट्यूशनल है 31A 9 शेड्यूल एंड 17th अमेंडमेंट, कि जो आपने बोला कि हमारे पास पावर है इसलिए हमने 245 के साथ 368 के साथ हमने ये लॉ बनाया, 31A 31B और 9 शेड्यूल और 17th अमेंडमेंट लेकर आए। तो ये पावर ही तो आपकी सब्जेक्ट टू प्रोविजंस हैं ऑफ दिस कॉन्स्टिट्यूशन। और ये जो आप कह रहे हो कि अमेंडमेंट लॉ सुपीरियर होता है, ऐसा कोई सुपीरियर नहीं है, सेम है। तो जो आपने बोला कि हमारे पास पावर है वो पावर गलत है, आपके पास पावर जो है दैट पावर इज आल्सो सब्जेक्ट टू द प्रोविजंस। सो देयरफॉर दिस 17th अमेंडमेंट एक्ट, दिस फर्स्ट अमेंडमेंट एक्ट, आर्टिकल 31A 31B, दैट इज ऑल अनकॉन्स्टिट्यूशनल। ये बोला गया गोलकनाथ केस में। गोलकनाथ ने पूछा, मतलब उस सुप्रीम कोर्ट ने पूछा कि भाई आप पावर की बात कर रहे हो, आपकी कौन सी पावर है, कहाँ पावर है, क्योंकि 368 में तो पावर वर्ड था ही नहीं। तो उन्होंने बोला कि हमारी 245 में है पावर, उसके तहत हमने वी हैव मेड दिस फर्स्ट अमेंडमेंट, 17th अमेंडमेंट। तो उन्होंने फिर देखा कि यार ये तो सब्जेक्ट टू प्रोविजन लिखा हुआ है, समझ में आया, तो इसलिए ये अनकॉन्स्टिट्यूशनल डिक्लेयर कर दिया गया। इज इट क्लियर? यस ओवर हियर। मानसी, ईशानी, मानसी ठीक है, शैली ठीक है, सलोनी ठीक है,
देखो थोड़ा ये थियोरेटिकल हो सकता है, बट इट इज ऑल्सो इम्पोर्टेंट फॉर यू टू अंडरस्टैंड द क्रक्स, क्योंकि आगे चल के हम ना इसी इसी लाइन में हम बेसिक स्ट्रक्चर की ओर बढ़ रहे हैं धीरे धीरे, राइट? वी विल बी डिस्कसिंग बेसिक स्ट्रक्चर इन डिटेल, बट ये इट इज अ पार्ट ऑफ बेसिक स्ट्रक्चर ओनली। ओके, तो इसको लिखो, राइट इट डाउन, राइट इट डाउन। The court held that the court held that the amending power, the amending power of parliament is to be found, is to be found under article 245, read with entry number 97 of list 1। लिस्ट वन कौन सी है? यूनियन लिस्ट है, ठीक है, फुल स्टॉप। आर्टिकल 245 is subject to, is subject to the provisions of constitution, of constitution, and therefore, and therefore the amending powers, the amending powers will also be, will also be the subject to, will also be the subject to the provisions, will also be the subject to the provisions of constitution, ठीक है। नेक्स्ट पार्ट, राइट डाउन। आर्टिकल 13 क्लॉज 2 is one such provision, is one such provision, and hence the amending power, and hence the amending power is subject to, is subject to article 13 clause 2, and hence, अच्छा ये मैंने आपको रिपीट करवा दिया। आर्टिकल 32 is one such power and hence the amending power is subject to, नहीं ठीक है, subject to article 13 clause 2, and hence even by amendment, and hence even by amendment the fundamental right, the fundamental right cannot be taken away, cannot be taken away or abridged accordingly, accordingly article 31A comma 31B comma 9th schedule comma 17th amendment held unconstitutional। Okay, is it clear, my dear students?
तो कोर्ट ने बोला कि भाई ये यहाँ पे तो आपकी जो पावर है वो 245 में है, और क्योंकि वो वाली जो पावर है 245, वहां लिखा हुआ है क्या, सब्जेक्ट टू द प्रोविजंस कंटेन्ड इन द कॉन्स्टिट्यूशन। तो वो वाले सब कॉन्स्टिट्यूशन के प्रोविजन को आप वायलेट नहीं कर सकते। तो इसलिए आर्टिकल 31A 31B और ये जो 17th अमेंडमेंट एक्ट है, ये सब अनकॉन्स्टिट्यूशनल है। बट यहां तक क्लियर हो गया, सो दैट मैं आगे ले चलूंगा इसको। इफ यस गिव मी अ थम्स अप। मानसी ठीक है, सलोनी ठीक है, रूपल ठीक है। सर लास्ट सेकंड पैरा गोलकनाथ केस से रिलेटेड है। यस यस यस, ये गोलकनाथ केस का ही है नतीशा। ओके, चलो आगे चलते हैं। तो ये उसकी मिस्टेक थी, राइट। ये किसकी मिस्टेक थी? ये गोलकनाथ केस के जो जजेस थे उनकी मिस्टेक थी। क्या मिस्टेक थी? कि उन्होंने ये पावर 245 में बोली। दिस वॉज द मिस्टेक ऑफ गोलकनाथ केस, दैट दे टुक आर्टिकल 245 दैट दे हैव द पावर। तो यहां पर एक टसल शुरू हुआ लेजिस्लेचर और एग्जीक्यूटिव के बीच में, लेजिस्लेचर और जुडिशरी के बीच में, राइट। क्योंकि जुडिशरी, लेजिस्लेचर ने लॉ पास करा, जुडिशरी ने बोला भाई ये अनकॉन्स्टिट्यूशनल है। क्योंकि लेजिस्लेचर ने एक लॉ लेकर आया लैंड एक्वायर करने के, और जुडिशरी ने बोला कि नहीं, जो आप जिस पावर से आप बना रहे हो वो पावर आपकी सब्जेक्ट टू प्रोविजंस ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन है, राइट। सो देयरफॉर दिस इज अनकॉन्स्टिट्यूशनल। तो इसके साथ साथ एक और इशू चल रहा था, दैट वाज दैट हाउ मच कॉम्पनसेशन शैल बी गिवन। इसके अलावा, लैंड एक्विजिशन के अलावा एक और इशू था, दैट हाउ मच कॉम्पनसेशन शैल बी गिवन। तो उसका एक केस लॉ है, हाउ मच कॉम्पनसेशन टू बी गिवन, राइट। तो इसमें एक केस लॉ है, दैट इज शांतिलाल मंगलदास, शांतिलाल मंगलदास वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया, दैट वाज 1969 सुप्रीम कोर्ट। ओके। तो यहाँ पे कोर्ट ने बोला कि भाई जो कॉम्पनसेशन हम देंगे, देना चाहिए, दैट शुड बी जस्ट एंड रीजनेबल, राइट। ओके। नहीं नहीं नहीं, यहाँ पे ये नहीं बोला, वो आगे वाले केस में था। यहाँ पे बोला कि जो स्टेट को ठीक लगता है, वॉट एवर स्टेट डीम्स फिट। तो इसमें लिखो, द कोर्ट हेल्ड दैट, कोर्ट हेल्ड दैट it can be any compensation, it can be any compensation on acquisition of land as the state feels fit or deems fit। कि जो भी स्टेट को ठीक लगता है उतना आप उसका जो है केस लॉ करोगे, मतलब केस लॉ बोल रहा हूं, उतना आप उसका कॉम्पनसेशन दोगे। तो अगेन देर इज अ प्रॉब्लम टू द पीपल। बोल रहे हैं यार स्टेट को तो कुछ भी ठीक नहीं लगेगा, जहां देना चाहिए 10 रुपए वो देगा 1 रुपए, राइट। तो अगेन दिस वॉज चैलेंज्ड, राइट। समझ रहे हो आप मेरा प्रॉब्लम, यहाँ पे प्रॉब्लम समझ रहे हो? उन्होंने बोला कि भाई जो स्टेट को ठीक लगता है, अब स्टेट तो अपनी मनमानी करेगा। तो दिस वाज अगेन चैलेंज। एक और केस लॉ आया, दैट वाज माधव राव सिंधिया, माधव राव सिंधिया वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया, 1970 सुप्रीम कोर्ट। ओके, माधव राव सिंधिया वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया 1970 सुप्रीम कोर्ट। और एक और केस था आरसी कूपर, ये भी सुना होगा आपने शायद, आरसी कूपर, सुना है आपने?
आरसी कूपर वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया। दैट वाज 1971 सुप्रीम कोर्ट। 1971 सुप्रीम कोर्ट। दिस वाज 11 जजेस बेंच। आरसी कूपर versus Union of India. This was also a very landmark judgment. 11 judges bench. Okay. तो इन दोनों केसेस में ये बोला गया कि जो कॉम्पनसेशन की आप बात कर रहे हो, ये कॉम्पनसेशन शैल बी जस्ट एंड रीजनेबल। इट शुड नॉट बी दैट वॉट एवर द स्टेट डीम्स फिट। समझ में आया शाहरुख? ठीक। तो यहां बोला गया कि भाई वो जो कॉम्पनसेशन है वो जस्ट और रीजनेबल होना चाहिए। वो स्टेट अपनी मनमानी नहीं कर सकता, क्योंकि स्टेट जहां 10 रुपए देने चाहिए वहां आपको 1 रुपए दे रहा है, और ऐसा होता भी है। राइट। जिसे आज के दौर पे बोलते हैं मुआवजा। बोलते हैं ना कि अगर मेरी जमीन पे आप हाईवे बनाना चाह रहे हो, आपने पास कर दिया, मुझसे तो पूछा भी नहीं, फिर आप कह रहे हो कि भाई मेरी 3 करोड़ रुपए की जगह के आप 50 लाख रुपए दे रहे हैं मुआवजे में, तो वो क्या है? दैट इज एक्सटॉर्शन एक तरह से। राइट, दैट इज रॉन्ग। तो यहाँ ये भी लिख लो आप, चलो राइट इट डाउन, दैट इन बोथ दीज केसेस, in both these cases it is held that the compensation, that the compensation has to be given, has to be given, that shall be just, that shall be just and reasonable compensation. And a reasonable compensation. अब इससे गवर्नमेंट परेशान हो गई, है ना? आप देख रहे हो, टसल देख रहे हो। एक तरफ पे गवर्नमेंट लॉ बनाता है कि मुझे जमीन चाहिए, उस तरफ पे दूसरे ऑन अनदर हैंड द जुडिशरी सेज कि नहीं, आप ऐसा लॉ नहीं बना सकते, प्लस जो आपने कॉम्पनसेशन दे रहे हो वो जस्ट और रीजनेबल होना चाहिए। राइट। सो देयर इज अ पार्लियामेंट गॉट एग्रीव्ड बाय दिस जजमेंट, बाय गोलकनाथ वाली जजमेंट से एग्रीव हो गया पार्लियामेंट। ये आरसी कूपर और ये सिंधिया वाली जजमेंट से एग्रीव्ड हो गया पार्लियामेंट। राइट। तो क्योंकि यहां बोला कि भैया दे कैन नॉट एक्वायर द लैंड। राइट। फिर उसके बाद पार्लियामेंट ने एक और पासा खेला, फेंका। पासा समझते हो आप? अपनी बारी चली, आप समझते नहीं। एनीवेज, नाउ व्हाट हैपेंड, देखो अब क्या हुआ। अब पार्लियामेंट ने अपना और दिमाग लगाया, और फिर वो लेकर आया 24th अमेंडमेंट एक्ट 1971 में, जिससे उसने वर्ड ऐड करा पावर। क्योंकि गोलकनाथ में बोला कि आपके पास पावर ही नहीं है ना? समझ रहे हो इसको? जस्ट इमेजिन द पार्लियामेंट कितना मजे ले रहा होगा उस टाइम पे, है ना? तो यहाँ पे नाउ देन द पार्लियामेंट, पार्लियामेंट ने क्या करा? द पार्लियामेंट वेंट फॉर 24th अमेंडमेंट, 25th अमेंडमेंट एंड 29th अमेंडमेंट, जिसकी वजह से मैं आपको बताता हूं इसमें क्या क्या ऐड हुआ है। ठीक है। 24th अमेंडमेंट में क्या ऐड हुआ, दैट वी हैव ऑलरेडी डिस्कस्ड। 24th अमेंडमेंट में, है ना, कि हमने पावर ऐड करा कहां पे? 368 में, कि भाई पार्लियामेंट के पास पावर है, वो बना सकता है। राइट। ओके। और वहां नॉट विथ स्टैंडिंग भी ऐड करा हमने, वहां पे नॉट विथ स्टैंडिंग भी ऐड करा। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कुछ भी लिखा हुआ है, पार्लियामेंट के पास पावर है कि वो कोई सा भी लॉ बना सकता है। राइट। ओके। सो दे हैव एडेड द 24th अमेंडमेंट। उसके 24th में और बहुत सारी चीजें ऐड करी थी, मैंने आपको शायद पहले लिखवाया भी था, आगे लिखवा दूंगा, कोई बात नहीं। उसके बाद 25th अमेंडमेंट में उन्होंने क्या ऐड करा? आर्टिकल 31C, आर्टिकल 31C ऐड करा इन्होंने। और ये आर्टिकल 31C क्या है? कि अगर आप, मतलब गवर्नमेंट
प्रॉपर्टी एक्वायर कर रही है फॉर द पर्पस ऑफ आर्टिकल 39 क्लॉज बी और सी, दैट इज फॉर डीपीएसपी, तो इसको चैलेंज नहीं करा जा सकता। ओके, राइट। और उसके बाद 29th अमेंडमेंट से दे हैव एडेड लैंड रिफॉर्म प्रोविजन, एडेड लैंड रिफॉर्म प्रोविजन इन 9th शेड्यूल। और 9th शेड्यूल में आपको मालूम है कुछ भी डालोगे वो जुडिशियल रिव्यू से ऊपर आ जाता है। समझ में आया? थोड़ा ज्यादा हो गया? टेल मी, थक तो नहीं गए आप सारे बच्चे? सच सच बताना, लिख के बताओ मुझे, थके हो यस और नो? आपको तो मैं देख के समझ गया। आई एम गेटिंग द मिक्स्ड आंसर्स, some says yes, some says no, some says tired but interesting. It is very interesting, right? There can be two reason of it is interesting. पहला रीजन कि मैं पढ़ा रहा हूं इसलिए इंटरेस्टिंग है। क्या ये सही रीजन है? बताओ, इज इट राइट? गिव मी अ थम्स अप, है ना? और दूसरा रीजन इंटरेस्टिंग इसलिए क्योंकि मैं पढ़ा रहा हूं, ऐसा कुछ नहीं है। बिकॉज इट इज कॉन्स्टिट्यूशन एंड बिकॉज इट इज इंटरेस्टिंग, सो देयरफॉर इट इज इंटरेस्टिंग। ऐसा नहीं कि मैं पढ़ा रहा हूं इसलिए इंटरेस्टिंग है, ये सिचुएशन ही इतनी अच्छी है, राइट? सिचुएशन बहुत अच्छी है तो इसलिए इंटरेस्टिंग है। इट इज नॉट कि मैंने पढ़ाया है तो इंटरेस्टिंग है, ऐसा कुछ नहीं है। मैं आपको दोबारा रिपीट कर देता हूँ, नतीशा कुछ कह रही है। नतीशा कह रही है सर 25th अमेंडमेंट वाला पॉइंट रिपीट कर दीजिए। 25th अमेंडमेंट से दे हैव एडेड 31st सी आर्टिकल। ओके, 31 सी ऐड करा क्योंकि 31 सी बात करता है कि अगर आपने लैंड एक्वायर करी है फॉर 39 बी एंड सी, 39 बेसिकली डीपीएसपी है और बी और सी बात करता है नॉन कंसंट्रेशन ऑफ वेल्थ। ओके, और इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन की बात करता है कि अगर आपने इस वजह से ऐड करी है तो फिर आप उसको जो है चैलेंज नहीं कर सकते। तो ठीक है, कोई बात नहीं, आई एम स्टॉपिंग इट ओवर हेयर। बट स्टॉप करने से पहले एक क्वेश्चन पूछ के जाऊंगा मैं आपसे। आप सबने केशवानंद भारती का नाम बहुत बार सुना होगा, राइट? जजमेंट सुनी होगी। मुझे उसका फुल साइटेशन एक बार लिख के दिखा दो। केशवानंद भारती का पूरा जज, पूरा साइटेशन क्या है, वर्सेस क्या है, या पूरा नाम क्या है, बता दो। केशवानंद भारती। सुना है वैसे केशवानंद भारती? यस, आई एम वेटिंग, राइट इट डाउन। ओके, सलोनी सेज सर केशवानंदा भारती वर्सेस स्टेट ऑफ केरला 31 अक्टूबर 1972। बेटा गलत हो गया आपका। अगर गूगल से कॉपी करा है तो गूगल ने झूठ बता दिया आपको, बिकॉज इट वॉज ऑन 24 अप्रैल 1973 डेट। ये है सलोनी मिश्रा, 24 अप्रैल। ये तो याद होनी चाहिए, डेट ऑफ बर्थ से पहले ये याद होना चाहिए आपको। ठीक है, सलोनी। बच्चे कह रहे हैं सर केशवानंदा भारती वर्सेस स्टेट ऑफ केरला, कोई ऐसा है जो केशवानंद भारती वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया बोल रहा हो? सो लेट मी टेल यू, इट इज हिज होलीनेस केशवानंदा भारती श्रीपद गलवरू एंड अदर्स वर्सेस स्टेट ऑफ केरला एंड अनदर। तो ये पूरा साइटेशन है, हिज होलीनेस केशवानंदा भारती श्रीपद श्रीपद गलवरू, श्रीपद गलवरू। यस, मानसी हैज रिटन इट एब्सोल्युटली करेक्ट। Keshwananda Bharati Sripad Kalvaru and other versus State of Kerala and others also known as Keshwananda Bharati judgment was a landmark decision of the Supreme Court। मेरे को ऐसा क्यों लग रहा है मानसी की आपने ये कॉपी करा? बी ट्रू, क्या ये आपने खुद से लिखा है या फिर देख के लिखा है?
टेल मी मानसी। नो सर, नो सर, मैं समझ नहीं पा रहा। ये आपको याद था, कॉपी नहीं किया। ओह वेरी, देन इट इज वेरी गुड। याद था, वेरी वेरी गुड, एक्सीलेंट मिस मानसी। अक्सर ये लोग भूल जाते हैं स्टूडेंट्स, मैं खुद भूल जाता हूँ, राइट? बट इट इज वेरी गुड मानसी दैट यू हैव रिमेम्बर्ड द फुल साइटेशन। एक्सीलेंट। एनीवेज, सो कल हम दोबारा से इसको लेके चलेंगे आगे, राइट? यहां से दोबारा से हम कल मतलब मंडे को, राइट? टुमारो सिंस इट इज सैटरडे, आई विल बी टेकिंग इट इज एन ऑफ, एंड मंडे वी विल बी टेकिंग इट फर्दर। ओके, सो नाउ टेल मी, डू यू हैव एनी डाउट or any questions in today's class? If it is everything is clear, give me a thumbs up. मानसी ठीक है, सलोनी ठीक है, राखी ठीक है, स्प्रिया ठीक है, शैली ठीक है, एंड अमित ठीक है, तृप्ति ठीक है, रूपल, टेल मी मिस रूपल सलोनी, चिराग ठीक है, रूपल ठीक है। ऑल राइट, सो लेट मी क्लोज दिस रिकॉर्डिंग, राइट? थैंक यू एवरीवन, गॉड ब्लेस यू, एंड